तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कर रहे थे। तो कार्बोहाइड्रेट्स को मेनली 3 तरह से डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज मोनोसैचराइड्स, सेकंड वन इज ओलिगोसैचराइड्स एंड थर्ड वन पॉलीसैचराइड्स। स्क्रीन ओपन नहीं हुआ मैम, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। ओके, अभी ठीक है? यस मैम, अभी ठीक है। यस मैम। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कर रहे थे। तो क्लासिफिकेशंस को 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है। पहला मोनोसैचराइड्स, दूसरा ओलिगोसैचराइड्स एंड थर्ड वन पॉलीसैचराइड्स। तो इनिशियल से जैसे आगे बढ़ता जाएगा वहां पे क्या होता है कि वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाता है। कोई भी क्लासिफिकेशन आप देखेंगे तो जैसे उसका बढ़ते जाएगा क्लासिफिकेशन 1 2 3 ऐसे करके बढ़ते जाएगा तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाता है। तो वैसे यहाँ पे भी है। तो मोनोसैचराइड्स पहला यूनिट में आता है। तो ये क्या है कि सिंपल शुगर को हम लोग मोनोसैचराइड्स बोलते हैं। मोनोसैचराइड्स ही ओलिगोसैचराइड्स को जनरेट करते हैं या पॉलीसैचराइड्स को बनाते हैं। तो अब ये जो सिंपल शुगर है ये मोनोसैचराइड्स में आता है। ये क्या है कि फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, मतलब इसको फर्दर आप तोड़ नहीं सकते। तो जितना सिंपल है रिड्यूसिंग टाइप का शुगर जो भी है वो मोनोसैचराइड्स के अंतर्गत है। अगर इसका प्रॉपर्टीज में आप जाते हैं तो मेनली कलरलेस दिखता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड टाइप का दिखता है, मोस्टली वाटर में सॉल्युबल है, और जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है अल्कोहल वल्कन टाइप का या फिर बेंजीन टाइप का उसमें ये इनसॉल्युबल है। तो अब इसका एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज। मेनली आप ये 2 एग्जांपल याद कीजिए मोनोसैचराइड्स का। तो अब आपको लगेगा कि ग्लूकोज कलरलेस कैसे होता है। ग्लूकोज देखे हैं सारे लोग? ग्लूकोज यस मैम। कैसा रहता है? वाइट क्रिस्टलाइन। क्यों ग्लूकोज पिंक, वो ऑरेंज कलर का भी तो आता है, ऑरेंज फ्लेवर क्या? अब जो ग्लूकोज देखते हैं इधर व्हाइट कलर का या ऑरेंज कलर का, वो जो ग्लूकोज है वो मॉडिफाइड फॉर्म है, वो ओरिजिनल ग्लूकोज नहीं है। हालांकि वो 99.9% डिस प्योर लिख देता है, बट ग्लूकोज जो है वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है और कलरलेस रहता है। जैसे पानी आप देखते हैं ना, पानी का जो जैसा है कलरलेस टाइप का, लेकिन ये काफी ट्रांसपेरेंट। क्या बोल रहे हैं श्वेता? बोले कि ट्रांसपेरेंट होता है। हाँ, वो काफी ट्रांसपेरेंट होता है, बट पानी जितना पतला नहीं होता, वो थोड़ा विस्कस रहता है। तो वैसा ग्लूकोज रहता है। जितने भी इंडस्ट्री सब, आप लोग जब इंडस्ट्री विजिट करेंगे ना तो वहां पे देखेंगे ग्लूकोज वहां बहुत रहता है। सिरप बनाना हो, कप सिरप बनाना हो, कुछ भी लगाना हो तो मीठा के लिए वो लोग ग्लूकोज का यूज करते हैं। तो वहां पे आप ग्लूकोज देखेंगे। जो भी इंडस्ट्री विजिट करेंगे, तो इंडस्ट्री विजिट करना चाहिए, जाइए कभी कभी। तो जो सबसे सिंपलेस्ट शुगर है वो हमारा मोनोसैचराइड्स है। ओलिगोसैचराइड्स में क्या है, मोनोसैचराइड्स का ही बना है, बट नंबर ऑफ मोनोसैचराइड्स बढ़ गया। जैसे 2 मॉलिक्यूल्स मिलके बना है, 2 मोनोसैचराइड्स है, दोनों मिलके एक बॉन्ड के साथ जो बना है उसको डाइसैचराइड्स बोलते हैं। लेकिन वो जो भी क्लासिफिकेशन है वो ओलिगोसैचराइड्स के अंतर्गत आता है। वैसे ही 10 तक का यूनिट, मान लीजिए 3 गो मिलके बना है, 4 गो मिलके बना है, 10 तक का यूनिट, 2 से 10 तक का यूनिट, अगर मोनोसैचराइड एक दूसरे के साथ कुछ बॉन्डेशन के साथ, कुछ बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो कैटेगरी जो है आता है ओलिगोसैचराइड्स के अंतर्गत। अब इसमें डाई आ सकता है, डाइसैचराइड्स आ सकता है, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, या ट्राइसैचराइड्स हो गया, रैफिनोज हो गया, राबिनोज हो गया। तो एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ तक तो 10 तक है आपका, 2 से 10 तक। एक अगर है तो वो मोनोसैचराइड्स हो गया, 2 से 10 हो गया ओलिगोसैचराइड्स। 10 के बाद कुछ और होना चाहिए। तो 10 के बाद अप टू 100 या जितना भी होता है, तो वो जो क्लासिफिकेशन है वो पॉलीसैचराइड्स के अंतर्गत आता है। अब ये पॉलीसैचराइड्स क्या है, इसका थोड़ा प्रॉपर्टीज इन दोनों से अलग हो जाता है। अब अलग क्यों हो जाता है, तो मोस्टली पॉलीसैचराइड जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ग्लाइकोजन तो फिर भी ठीक है। स्टार्च क्या होता है कि इजिली सॉल्युबल नहीं है वाटर में। आप
कार्बोहाइड्रेट्स का प्रॉपर्टीज में पढ़े होंगे कि सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन अब स्टार्च को घुलाना बहुत मुश्किल है, आप नहीं घुला सकते उसको। इंस्टेंट में अगर यूज करना होगा, पोटैटो स्टार्च हो गया या बहुत सारा स्टार्च आता है, मेज स्टार्च हो गया, तो उस वक्त क्या होता है कि उसको घुलाना इम्पॉसिबल है मोस्टली। अगर आप घुलाएंगे भी, मान लीजिए गर्म, आपको इंस्टेंट में जरूरत है, रिएक्शंस में जरूरत है, तो आप गर्म पानी में उसको घुला देते हैं, थोड़ा घुलता है, बट थोड़ा देर, जैसे ही थोड़ा देर उसको छोड़ेंगे वो वैसे बैठ जाएगा, पानी में बैठ जाएगा थोड़ा। इंस्टेंट में अगर आप यूज नहीं किए, 10 मिनट उसको छोड़ दिए, तो वाटर अलग हो गया, वो अलग हो गया, अलग अलग दोनों का लेयर हो जाएगा। तो पॉलीसैकेराइड्स को घुलाना मुश्किल है। तो प्रॉपर्टीज में जितना भी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, उसमें क्या हुआ, अभी कुछ कहना चाह रहे हो? अब हम ये बोल रहे हैं कि जैसे कि पोटैटो का क्या रस लेंगे, स्टार्च से जो हम निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। हाँ, एक्सट्रैक्ट तो उनका रस, वैसे ही निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट निकालने का ओके बहुत ओके यस जरूरी है, ठीक है। और मतलब आप जो घुलाने की बात कर रहे हैं ना, हम जो घुलाने की बात करें वो मतलब मॉडिफाइड केमिकल ही आता है, पोटैटो स्टार्च का मतलब डब्बा, वहां से फिर एक्सट्रैक्ट किया हुआ। मान लीजिए अभी जो आप डायरेक्ट लेंगे, ठीक है, आप पोटैटो का रस लेंगे, उसको पानी में मिलाएंगे, वो पानी में मिल जाएगा, क्योंकि स्टार्च के अलावा उसमें भी बहुत कुछ है। सिर्फ उसमें जरूरी थोड़ी है कि कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी हो सकता है, और भी बहुत कुछ चीजें हो सकती है, तो वो तो रस आराम से पानी में मिल जाएगा। क्या नहीं मिलेगा? पानी में आराम से मिल जाएगा। आप उसको ग्रेट कीजिए, घिसिए, और उसके बाद उसको निचोड़ के उसका जो पानी है पानी में मिलाइए, मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। क्योंकि वहां पे उसका जो स्टार्च पोर्शन जो भी होगा उसके अलावा भी और भी बहुत चीजें हैं, तो वहां पे वो इजिली मिल जाएगा। बट वो जो स्टार्च आता है डब्बा वाला, मान लीजिए यहाँ पे हम जो ग्लूकोज यूज कर रहे हैं या स्टार्च यूज कर रहे हैं, जो हम आपको प्रैक्टिकल में दिखाते हैं, स्टार्च, डब्बा वाला स्टार्च, क्या बेनेडिक्ट टेस्ट में हम दिखाए होंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट ग्लूकोज लिए होंगे, सुक्रोज लिए होंगे और स्टार्च लिए होंगे, तीन का तो प्रैक्टिकल हम करते हैं। तो वहां पे आप देखे होंगे कि जितना तेजी के साथ मोनोसेचुराइड जाता है, ग्लूकोज जाता है या सुक्रोज जाता है, उतना इजिली स्टार्च नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? उसका भी कारण है, क्योंकि यहाँ पे जो मोनोसेचुराइड्स है वो एक यूनिट है। अगर हम डाइसेचुराइड्स में कुछ भी लिए, सुक्रोज लिए मान लीजिए, तो वहां पे क्या है, 2 यूनिट है। डाइसेचुराइड्स में आया, ओलिगोसेचुराइड्स में 2 यूनिट है, तो अब 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, 2 बॉन्ड के साथ है। और पॉलीसेचुराइड्स लिए वहां 10 से ज्यादा बॉन्ड्स है। तो अब क्या है कि बॉन्ड को टूटने में टाइम लगेगा, क्या रिएक्शंस के लिए जो अकेला है वो जल्दी से रिएक्ट में जाएगा, क्योंकि उसको कोई बॉन्ड नहीं तोड़ना है, अपना कोई बॉन्ड नहीं तोड़ना है, दूसरे के साथ सीधा बॉन्ड करना है, जो भी रिएक्शंस में जाना है। ओलिगोसेचुराइड्स में क्या है, 2 बॉन्ड है, तो वो पॉलीसेकेराइड्स की तुलना में उसके पास कम बॉन्ड है, इसलिए ओलिगोसेचुराइड ज्यादा तेजी के साथ रिएक्शन में जाता है कंपेयर टू पॉलीसेकेराइड। बट जो स्टार्च है उसमें बहुत सारे बॉन्ड्स है, बहुत सारे बॉन्ड्स है, बहुत सारे अब सब टूटेगा एक एक करके, उसके बाद ही रिएक्शंस में जाएगा। तो अगर आप टाइम देखेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट दिया रहता है, बेनेडिक्ट टेस्ट में 2 मिनट का में हमको ऑब्जर्व करना है, या फेलिंग में 2 मिनट में हमको ऑब्जर्व करना है, ये भी जाएगा। अगर आधा घंटा आप छोड़ देंगे ना, तो ये भी सेम रिजल्ट देगा। लेकिन हम यहाँ पे टाइम रिएक्शन रखते हैं, टाइम देखते हैं, तब हम वहां पे आइडेंटिफाई करते हैं कौन हमारा मोनोसेचुराइड्स है, कौन हमारा ओलिगोसेचुराइड्स है, कौन हमारा पॉलीसेचुराइड्स है, ठीक है। तो वो तो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, वो अभी हम नहीं कर रहे हैं। कंफ्यूजन है कोई? नो मैम, क्लियर मैम। ठीक है, तो मोनो, ओलिगो, पॉलीसेचुराइड्स में किन्हीं को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मोनो सबसे इनिशियल यूनिट, जो फर्दर कोई भी यूनिट का नहीं बना, उससे ही हर कुछ बनेगा, उससे ही कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा, वो है हमारा मोनोसेचुराइड्स। ओलिगोसेचुराइड्स 2 से 10 मोनोसेचुराइड्स जुड़ के बनाता है ओलिगोसेचुराइड्स। इसका अलग अलग नाम है, क्यों नाम है? अगर 2 यूनिट बना तो डाइसेचुराइड, 3 बना तो ट्राइसेचुराइड्स, ऐसे ही पेंटा, हेक्सा, हेप्टा ऐसे बनते जाएगा। पॉलीसेकेराइड्स में क्या है, 10 यूनिट से ज्यादा आता है, रिपीटिंग यूनिट आ गया या अलग अलग भी आ गया, तो वो है हमारा पॉलीसेकेराइड्स। कोई कंफ्यूजन नहीं है? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है पॉलीसेकेराइड्स। ये जनरली जितने भी नॉर्मल ग्लूकोज का प्रॉपर्टी है उससे थोड़ा ये अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसको बॉन्ड तोड़ना रहता है, इसलिए इजिली रिएक्शंस में ये नहीं आता है। तो हम इससे पहले बता रहे थे कि क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, तो क्लासिफिकेशन सारे का इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स का रहे, प्रोटीन्स का रहे, लिपिड्स का रहे, विटामिन्स का रहे, मिनरल्स का रहे, सभी का। तो मिनरल्स और विटामिन्स में ज्यादा क्लासिफिकेशन है नहीं, बहुत इजी है वहां पे। लेकिन प्रोटीन्स का और
कार्बोहाइड्रेट्स का थोड़ा बड़ा है, बट आप समझ लेंगे तो ये भी बहुत इजी है। तो क्लासिफिकेशन आप मस्ट करके जाइए, एकदम बिल्कुल ही करके जाना है। तो पहला क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स में किन्हीं को भी कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए। क्लियर है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन हमारा प्रोटीन्स का। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन है, एक ही क्लासिफिकेशन है, उससे ज्यादा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, बस यही 3 क्लासिफिकेशन है कि एक तरह से का क्लासिफिकेशन है, मोनो में की है, ओलिगो में की है और पॉली में की है। लेकिन प्रोटीन्स का क्या है, थोड़ा अलग अलग क्लासिफिकेशन है, थोड़ा वास्ट एरिया है प्रोटीन्स का। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी 2 टाइप्स का हो जाता है। तो फर्स्टली अगर आप फिर वहां पे क्या देखेंगे, हमेशा जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे पहले नंबर देखेंगे कि उसमें कितना नंबर दिया गया है, 2 नंबर का दिया हुआ है। अगर यही क्वेश्चन हम ये पहला वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, चलिए ठीक है, तो हम यही क्वेश्चन अगर हम देखेंगे कि 2 नंबर का दिया हुआ है तो हमको इतना लिखने का जरूरत नहीं है। ये आप लोग हमेशा गड़बड़ करते हैं, चाहे वो टेस्ट ले हम, चाहे जो भी करें। आप क्या करते हैं, आपको कोई भी मटेरियल मिला, जहां से भी आप लिखे, खुद से भी क्यों ना लिखे, अगर हम पढ़ा दिए हैं मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा ये चीज हमेशा याद रखिए, आपको हमेशा ये चीज याद रखिए कि आप जब भी लिखे तो मार्क्स देख के, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में है तो कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे, चार्ट बना देंगे, काफी है, इतना लिखेंगे वो काफी है। हमेशा मार्क्स में जाइए, 3-4 नंबर, 8 नंबर तक आप इतना लिखिए। 16 नंबर में सेम क्वेश्चन आ गया, हालांकि 16 नंबर में सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं देगा, उसके साथ और भी कुछ एड ऑन करेगा, तो फिर आप क्या कीजिए, फिर इतना लिखेंगे वो मार्क्स नहीं देगा 16, फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा। ग्लूकोज के बारे में थोड़ा लिख दीजिए, ऑलिगोसैचराइड्स के बारे में लिख दीजिए। क्या प्रॉब्लम है इस लड़की का? हेलो, हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। ओके, तो हमेशा नंबर देख के लिखना है, ठीक है। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि नंबर पहले देखेंगे, कितने मार्क्स का पूछा है उस हिसाब से लिखेंगे। हो सकता है कोई हम गेस क्वेश्चन 2 नंबर वाला दिए होंगे, लेकिन वही सेम क्वेश्चन 8 नंबर में आ गया, तो आप 2 नंबर जितना लिखेंगे फिर बोलेंगे मैम तो गेस क्वेश्चन में इतना ही लिखी थी, तो वो नहीं होता है। वो आप हमेशा मार्क्स पहले देखिए, नोट्स में देखिए बड़ा लिखा हुआ है, तो हमेशा मार्क्स देख के आंसर लिखना है, ठीक है। ये चीज हमेशा क्लियर कीजिए। आप लोग का टेस्ट में भी वही हालत रहता है, अभी 3rd बैच वाले का टेस्ट जो लेते हैं वो लोग हमेशा यही करते हैं, मतलब अगर नोट्स दिए हैं हम 2 पेज का तो वो 2 पेज 2 नंबर में लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, मार्क्स देखिए उस बेसिस पे लिखिए आप। तो अभी जो भी एग्जाम देने वाले हैं वो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नंबर कितना नंबर का है। अगर मान लीजिए कि आपका 19 वाला ही पैटर्न रिपीट करता है, 2 नंबर 4 नंबर इस टाइप वाला करता है, तो फिर नंबर पहले देखिए। या 18 वाला पैटर्न रिपीट करता है, पैटर्न आपके लिए कोई दिया नहीं है कि 8 नंबर वाला ही क्वेश्चन पूछेगा या 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन बदल देता है ये लोग रातों रात। तो वो चीज ध्यान में रख के जाएंगे। इसलिए जितने भी लोग हैं उनको हम यही सजेस्ट करेंगे कि 8 नंबर टाइप का क्वेश्चन करके जाइए, या जो भी इस टाइप का गेस्ट क्वेश्चन में मेरा देख रहे हैं उस टाइप से आप करके जाइए। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे 8 नंबर का क्वेश्चन है ना, उसको 2 नंबर में आप इजिली लिख सकते हैं, छोटा छोटा करके आप लिख देंगे। लेकिन अगर 2 नंबर का क्वेश्चन करके जाएंगे ना, तो उसको आप 8 नंबर में कितना इलाबोरेट करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। इलाबोरेशन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ तो 60 बच्चे में 2-3 बच्चे ही कंप्लीट पढ़ते हैं, बाकी तो पढ़ते भी नहीं है। सेकेंड वाले बैच तो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, 3rd वाले बैच में से कुछ स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो इसीलिए आप क्या कीजिए कि थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन याद करके जाइए। उससे क्या होगा कि अगर कम भी लिखना होगा तो आप इजिली लिख लेंगे, लेकिन अगर छोटा याद करके जाएंगे ना फिर बड़ा नहीं लिख पाएंगे, आप कहाँ से लिखेंगे। और ये आपके पल्ले भी नहीं पड़ेगा बायोकेमिस्ट्री की, कहाँ से लिखे हम, इतिहास थोड़ी है कुछ भी लिखे। कौन कौन सा 8 नंबर में 2-3 क्वेश्चन बता दीजिए ना। आप क्लासिफिकेशन पहले पढ़ के जाइए, ठीक है। क्लासिफिकेशन ठीक है। मस्त है, आएगा ही आएगा। सभी का क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिए। कार्बोहाइड्रेट अभी बता दिए तो आपको हाँ। इजी लग रहा होगा कैसे, बहुत इजी है। वैसे ही प्रोटीन्स का पढ़ के जाइए क्लासिफिकेशंस, लिपिड्स का जाइए, ये तीनों 8 नंबर के लिए हैं। ओके मैम, थैंक उसके यू। बाद इंजाइम्स एक चैप्टर कंप्लीट करके जाइए। इंजाइम्स में 2 चीज, या तो आपको मैकेनिज्म पूछेगा
क्या क्या मैकेनिज्म है प्लस थ्योरी के साथ। दूसरा पूछेगा कि फैक्टर अफेक्टिंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन आएगा ही आएगा, एंजाइम से ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो कुछ एक क्वेश्चन खुद से करके जाइए, टोटल चीट के भरोसे तो कोई मत जाइए, फेल करके आएंगे, फिर से दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा आपको। थोड़ा बहुत तो पढ़ के ही जाएंगे आप। बाकी गंगा बहेगा तो हाथ धोना चाहिए, बट अगर नहीं बहा तो क्या करेंगे आप, तो पढ़ के जाना ही जाना है। ये क्लासिफिकेशन और एंजाइम चैप्टर आप पढ़ के जाइए, कुछ नहीं भी होगा तो आप इतना लिख देंगे कि आप पास कर जाएंगे। चलिए दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम प्रोटीन्स का, ठीक है। तो अब ये जो आपका मोस्ट प्रोबेबल डेट 8 तारीख से एग्जाम हो सकता है। तो अब हम प्रोटीन्स जो पढ़ते हैं, तो प्रोटीन्स को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। अगर मान लीजिए यही प्रोटीन्स 8 नंबर में है तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा। अगर 4 नंबर में पूछ दिया, 2 नंबर में पूछ दिया तो सीधा सिर्फ नाम लिख दीजिए। 2 नंबर में पूछा तो सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड, डिराइव्ड प्रोटीन, इतना लिख दीजिए, काफी है। अगर ये 4 नंबर में पूछा तो थोड़ा इलाबोरेट कर दीजिए, 8 नंबर में पूछा तो कंप्लीट लिख दीजिए। तो नंबर देख के लिखना हमेशा, ये बात हमेशा याद रखना है। 2 नंबर में क्या करते हैं, आपको चीट अगर मान लीजिए चल गया, क्या कि अरे मिल गया तो टोटल छाप दिए, वो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि नंबर आपको 2 ही मिलना है। कितना भी पूरा 5 पेज लिख देंगे, 2 नंबर का है, 2 ही नंबर मिलेगा। तो अब प्रोटीन का क्लासिफिकेशन में जब हम आते हैं तो वहां पे क्या है कि ये भी वैसे ही है, सिंपल, कंजुगेटेड, डिराइव्ड। जैसे पहले हम पढ़े कि मोनोसेचुराइड्स में स्मॉलर यूनिट है, उसके बाद थोड़ा ज्यादा बड़ा हुआ, उसके बाद ज्यादा बड़ा हुआ। तो ऐसे यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में क्या है, सिंपल प्रोटीन्स जो सिंगल अमीनो एसिड्स का बना है, सिंगल अमीनो एसिड्स का बना है। कोई भी चीज, जो भी चीज बनता है तो वो उसका कुछ स्मॉलर यूनिट होता है। तो प्रोटीन जो बना है वो स्मॉलर यूनिट है इसका। बोलिए ऋतिक रोशन। हम गलती से हो गया था। ओके, तो कोई भी चीज का स्मॉलर यूनिट के साथ बनता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स का भी स्मॉलर यूनिट क्या है, मोनोसेचुराइड्स। मोनोसेचुराइड्स से बनता है, चाहे वो ओलिगोसेचुराइड्स रहे। मोनोसेचुराइड्स नहीं रहेगा तो ओलिगो नहीं बनेगा, ना पॉलीसेचुराइड्स बनेगा। तो वैसे ही प्रोटीन सभी का एक स्मॉलर यूनिट होता है जिससे बनता है। जैसे आपने अपने पढ़ा कि सेल से टिश्यू बना, उसके बाद पूरा शरीर बना। सेल नहीं होता तो फिर कहीं आप एडजस्ट नहीं करते। वैसे भी कोई एक स्मॉलर यूनिट होता है जिससे वो चीज बनता है। तो सेम प्रोटीन्स है, तो वो क्या चीज का बना है, अमीनो एसिड्स का। तो जो सिंपल प्रोटीन है जिसमें बहुत तड़क भड़क नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अब ये जो सिंपल प्रोटीन से क्या चीज का बना होगा, सिंपल अमीनो एसिड्स का। इसमें कोई ज्यादा चीज नहीं है, सिर्फ एक अमीनो एसिड्स का बना होगा, अलग तलग कुछ नहीं। 10-12 अमीनो एसिड नहीं जुड़ा है, सिंगल एक अमीनो एसिड्स है, तो वो हमारा सिंपल प्रोटीन्स है। अब ये जो सिंगल अमीनो एसिड्स का बना है, तो जैसे टूटेगा तो वो क्या चीज में देगा, जो चीज में टूटेगा, मान लीजिए हाइड्रोलाइज किया तो ये क्या है कि सिंगल प्रोटीन्स दिया। इससे पहले जो हम मोनोसेचुराइड्स पढ़े वो फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकता था, लेकिन सिंपल प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स है वो 1-2 है, लेकिन ओनली वन अमीनो एसिड्स का बना है। मान लीजिए कि हिस्टोन का बना है तो सिर्फ हिस्टोन का ही बना है, अलग कोई प्रोटीन्स नहीं है। 2-3 हिस्टोन मिलके जुड़ा है, बहुत ज्यादा भास्ट भी नहीं है, 2-3 अमीनो एसिड है, हिस्टोन का ही बना है। तो अब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या हुआ, 3 हिस्टोन का बना है तो तीनों अलग अलग हिस्टोन में टूट जाएगा, है ना। अब फिर क्वेश्चंस करेंगे कि यहाँ पे क्यों जुड़ा, तो फिर वो अमीनो एसिड हो जाएगा ना। अगर सिंगल अमीनो एसिड का बना है तो फिर हम उसको प्रोटीन क्यों कहेंगे, वो तो अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड अलग चीज है, समझ रहे हैं मेरी बात को। आपका क्वेश्चन एक ये हो सकता है यस मैम। कि अगर सिंगल, जैसे हम इससे पहले पढ़े कि मोनोसेचुराइड सिर्फ एक ग्लूकोज यूनिट का बना है, ठीक है, वो वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए वो चीज है कि वो फर्दर फिर नहीं टूट सकता। लेकिन यहाँ पे सिंपल प्रोटीन क्या है कि हाइड्रोलाइसिस में ये जाता है, टूटता है। टूटेगा क्या चीज में, जिस एक अमीनो एसिड का बना है। अब हमारे पास बहुत सारे अमीनो एसिड है, नॉन एसेंशियल है, एसेंशियल है, बहुत तरह का, सिंथेटिक है, सेमी सिंथेटिक है, नेचुरल है, बहुत सारा। तो सिंपल प्रोटीन्स में क्या है, एक तरह का अमीनो एसिड का एक चीज बना है। अब मोती का हाड़ है आपके पास, तो वो जो मोती का हाड़ है एक जैसा मोती बना है, उसमें अलग अलग बिट्स नहीं लगे हैं, एक सिंगल जैसा, एक कलर का सब चीज बना हुआ है, एक जैसा शेप का बना हुआ है। मतलब सिंगल अमीनो एसिड रेसिड्यू से जो भी चीज बना हुआ है वो हमारा सिंपल प्रोटीन है। इसका एग्जांपल है हिस्टोन है, एल्बुमिन है। अगर इन दोनों को तोड़ेंगे तो एक जैसा ही अमीनो एसिड निकलेगा। ये नहीं कि कुछ लाइसिन निकल गया, कुछ
ट्रिप्टोफैन निकल गया, कुछ अलग एक जैसा अमीनो एसिड। ठीक है, कोई क्वेश्चंस? अगर ये सिंगल No, अमीनो ma'am. एसिड्स का बना रहता, मान लीजिए हाइड्रोलाइज में नहीं जाएगा, अगर एक अमीनो एसिड्स का बना रहता, सिंगल अमीनो एसिड, जैसे इससे पहले हम देखे मोनोसैचराइड्स में, वहां पे सिर्फ ग्लूकोज यूनिट है या फ्रुक्टोज यूनिट है, तो फिर वो प्रोटीन नहीं होता ना। फिर वो क्यों होता प्रोटीन? क्योंकि प्रोटीन होने के लिए अमीनो एसिड जुड़ना चाहिए। प्रोटीन का यह डेफिनेशन है कि 2-3 अमीनो एसिड एटलीस्ट जुड़ना चाहिए पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, तभी वो प्रोटीन बनता है, नहीं तो वो अमीनो एसिड है। दोनों अलग अलग है, प्रॉपर्टीज सेम है। सेम इसलिए है क्योंकि अमीनो एसिड का ही बना हुआ है प्रोटीन्स, इसीलिए प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन अमीनो एसिड अलग है, प्रोटीन अलग है। दोनों का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता, अलग हो जाता है। अमीनो एसिड्स अब तीन मान लीजिए एक आदमी का वेट है और 3 आदमी का वेट है, अंतर तो हो गई, 3 टाइम्स वही आदमी का वेट लिया गया तो 3 टाइम्स बढ़ गया वेट। तो बस इतना ये डिफरेंस है प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स में। तो सिंपल में क्या है, एक तरह का अमीनो एसिड्स का बना होता है, और उसको जैसे हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो सिंगल अमीनो एसिड्स में टूट जाएगा एक तरह का। कंजुगेटेड्स में अब क्या है कि कंजुगेटेड मतलब जुड़ा हुआ, जुड़ा तो यहाँ पे भी है, सिंपल में भी जुड़ा हुआ है, जुड़ा यहाँ पे भी अमीनो एसिड्स, एक तरह का अमीनो एसिड्स यहाँ भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे अंतर क्या है, जुड़ा तो यहाँ पे भी है बट थोड़ा अलग जैसा। अलग यहाँ पे क्या है कि जो प्रोटीन पार्ट है, मतलब अमीनो एसिड जो है, उसके साथ क्या है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट जुड़ा हुआ है। और इस तरह के नॉन प्रोटीनियस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप पहले 1 नंबर वाला क्वेश्चन आता था, तो उसमें ये पूछ देता था कि जो भी नॉन प्रोटीन पार्ट्स जुड़ा है, चाहे एंजाइम्स में रहे या प्रोटीन्स में जुड़ा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, टर्म है प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोई भी नॉन प्रोटीनियस चीज अगर प्रोटीनियस पार्ट में जुड़ा रहता है तो उसको हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। एंजाइम्स भी हमारा प्रोटीनियस इन नेचर है, तो वो भी हम प्रोटीन मान लेते हैं कि प्रोटीन है, उसके साथ नॉन प्रोटीन कुछ भी जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। तो अब ये कंजुगेटेड प्रोटीन्स में क्या है कि प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स का बना हुआ है, ये सिंपल प्रोटीन ही हम मान लेते हैं, उसके साथ कुछ भी नॉन प्रोटीनियस पार्ट जुड़ गया, कोई भी बॉन्ड्स के साथ जुड़ सकता है। अब ये नॉन प्रोटीनियस क्यों जुड़ा है, मान लीजिए कि एंजाइम्स की ही बात करते हैं, तो एंजाइम्स अकेला हमेशा काम नहीं करता, उसको कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए होता है, चाहे वो कोई मेटल आ जाए या उसको ले जाने के लिए, उसको वाया मीडिया करने के लिए कुछ लिपिड्स लग जाए, इजिली उसको रोटेट करने के लिए कुछ भी लग सकता है, मेटाबॉलिज्म में पार्ट्स करने के लिए कोई भी नॉन प्रोटीनियस पार्ट लग सकता है, और वो हमेशा लगता है बॉडी के फंक्शन के हिसाब से, अगर वो बॉडी में जरूरत है तो उस वक्त वो लग जाता है। तो अब ये जो नॉन कंजुगेटेड प्रोटीन्स है, इसमें क्या है, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन। कोई दिक्कत? नो मैम। सिंपल में प्रोटीन में सिर्फ अमीनो एसिड, नॉन प्रोटीनियस पार्ट कुछ नहीं, प्योर अमीनो एसिड, प्योर प्रोटीन। कंजुगेटेड्स में क्या हो गया, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन, कुछ एक बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा। अब इस नॉन प्रोटीन्स को हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप, हाँ बोलिए बोलिए। सिंपल प्रोटीन में भी 2 टाइप्स है, ग्लोबल प्रोटीन एंड फिब्रस प्रोटीन। या सो दोनों में क्या अंतर है? अभी हम वो पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर के बेस पे उसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, तो वो हम फर्दर ऑन पढ़ेंगे। तो कंजुगेटेड में आप समझ गए, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन। उसके बाद अब ये प्रोटीन्स, एक हम कंजुगेटेड का सबका एग्जांपल आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जांपल भी आ जाता है लिखने के लिए, डायरेक्ट लिख देगा विथ एग्जांपल, लिखने के लिए नहीं भी आता है एग्जांपल लिखते हैं, मार्क्स थोड़ा इंक्रीज करता है। अब ये देखिए, ये तो प्रोटीन है, ठीक है, लिपोप्रोटीन मतलब कोई लिपिड्स पार्ट लगा है, लिपिड्स तो अलग है, वो प्रोटीन नहीं है, लिपिड्स अलग एक क्लासिफिकेशन से। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है, कंजुगेटेड प्रोटीन्स का है। मेटालोप्रोटीन्स, कोई मेटल आयन जुड़ा हुआ है प्रोटीन के साथ, तो मेटालोप्रोटीन्स। तो ये सब हमारा कंजुगेटेड प्रोटीन्स है। थर्ड वन इज डिराइव्ड प्रोटीन। अब ये जो डिराइव्ड प्रोटीन है वो क्या है कि सिंथेटिक रूप से हम उसको बनाते हैं, डिराइव मतलब कहीं से डिराइव करते हैं हम। जो याद कीजिए मैथ्स में जब भी आप पढ़े होंगे सेकेंडरी में, तो वहां पे आप क्या करते हैं कि डिराइव करते हैं, फॉर्मूला डिराइव करते हैं, आपको दिया रहता है वहां से डिराइव कीजिए। डिराइव करना मतलब निकालना, निकालते हैं, आप अपना विधि लगाते हैं, अलग अलग चीज लगाते हैं। तो जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होंगे उनको थोड़ा याद आया होगा कैसे आप डिराइव करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, प्रोटीन्स का
डिराइव करते हैं, निकालते हैं। अब ये कहाँ से निकालेंगे? तो कहीं से भी हम निकाल सकते हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन से भी निकाल सकते हैं, सिंपल प्रोटीन से भी निकाल सकते हैं, हमको बस निकालना है। अब ये क्यों निकालेंगे? हो सकता है हमारा कोई अच्छा ड्रग बनाने के लिए निकाल सकते हैं, हम अपने बॉडी को ठीक करने के लिए निकाल सकते हैं। तो ये जो डिराइव प्रोटीन है, अब इसको कैसे निकालेंगे? तो कुछ एक मेथड्स लगाएंगे अलग अलग, या तो उसको हीट के एप्लीकेशंस देके निकालेंगे, कुछ एक एंजाइम देके निकालेंगे, कुछ एक केमिकल देके निकालेंगे। तो डिराइव प्रोटीन में हम लोग क्या करते हैं कि सिंथेटिक तरीके से इसको हम बनाते हैं, इसको निकालते हैं, और निकालने के लिए हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, हीट का यूज कर सकते हैं, केमिकल यूज कर सकते हैं, एंजाइम यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो फर्स्टली जो क्लासिफिकेशन है केमिकल स्ट्रक्चर, शेप, सॉल्युबिलिटी के हिसाब से, तो वो हमारा 3 टाइप से है। सिंपल, जिसमें एक जैसा अमीनो एसिड से बना रहेगा, कंजुगेटेड प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट्स, डिराइव्ड, इन दोनों से हम कुछ निकालना चाहते हैं। अब मान लीजिए मेटलो प्रोटीन है, इसमें हम एक मेटल जुड़ा हुआ है, मान लीजिए जिंक प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है कोई चीज में, लेकिन हमको लग रहा है कि प्लांट्स को कॉपर भी हमको देना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? डिराइव्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ से सिंथेटिक पार्ट शुरू होता है। तो हम क्या करेंगे? कुछ एक ऐसा मेथड लगाएंगे जिसमें हम जिंक भी इसमें इंक्लूड कर दे, जिंक भी इसमें जाके फंक्शनल ग्रुप लग जाए, तो वैसा प्रोटीन जो भी बनता है उसको हम लोग डिराइव्ड प्रोटीन बोलते हैं। यहाँ तक में इन तीनों में किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन हमको लगता है आराम से याद हो जाएगा, लिख लेंगे। यस मैम, हो जाएगा मैम। ओके, उसके बाद अब जो क्वेश्चन था प्रदीप दुआरी जी का कि हम और अलग तरह का प्रोटीन पढ़े हैं, फिब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। हाँ, तो ये तरह का ये अलग क्लासिफिकेशन किया गया है प्रोटीन्स में ही, ये मेनली हम लोग के बॉडी में ही प्रेजेंट रहता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो ये जो फिब्रस प्रोटीन है, इनका स्ट्रक्चर में दोनों को डिफरेंस, अलग अलग दोनों का स्ट्रक्चर है। ग्लोबुलर मतलब गोल जैसा या स्फेरिकल जैसा, इस टाइप का, और फिब्रस क्या है कि फाइबर्स लाइक, फाइबर्स हमेशा इनलोंगेटेड फॉर्म में रहता है, मतलब लंबा टाइप का। तो ग्लोबुलर में क्या हो गया? गोल जैसा स्ट्रक्चर। फिब्रस में हमारा जो स्ट्रक्चर हो गया वो लंबा जैसा स्ट्रक्चर हो गया। अब दोनों में अंतर और क्या है? पहला तो हमारा समझ में आ गया, दोनों का स्ट्रक्चर में अलग है। फिब्रस हमेशा लंबा वाला और ग्लोबुलर थोड़ा गोल जैसा स्ट्रक्चर, स्फेरिकल जैसा स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या है कि ये जो फिब्रस वाला है इसका बायोलॉजिकल फंक्शन कम है कंपैरिजन टू ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन का बहुत ज्यादा हमारे बॉडी में एक्टिविटी है, बहुत ज्यादा फंक्शंस है। अब इस चीज से क्या है कि ये डायनेमिक इन नेचर है, बहुत ज्यादा एक्शन है तो क्या रहेगा? बहुत तेजी के साथ काम करेगा। तेजी के साथ काम करने वाला है कि इसका जो मोटिलिटी है बहुत तेजी के साथ है, आपके बॉडी में बहुत तेजी से मूव कर रहा है, क्योंकि इसका फंक्शन आपके बॉडी में बहुत ज्यादा है। लेकिन फिब्रस प्रोटीन जो है